हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आ गए हम लोग एक और लेक्चर के साथ दिल्ली पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने समझा था कि हमारे पास मैकेनिक्स क्या होता है, अप्लाइड मैकेनिक्स का हमने समझा था। उसकी दो ब्रांचेज होती हैं, एक होता है स्टैटिक, एक डायनेमिक। और फिर डायनेमिक के दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक और काइनामेटिक। तो उसके बाद हम लोग अब यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से। तो हम लोग मैकेनिक्स के बारे में, मैकेनिक्स कौन सी मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। चलिए, तो बच्चों अप्लाइड मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, एक होता है स्टैटिक। जब अच्छा, अगर कुछ बच्चे भूल गए हो तो मैं रिपीट कर देता हूं, जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा प्लीज देख लेना। मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम बॉडी पर जो लगने वाली फोर्सेस हैं उनको स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। जब बॉडी रुकी हुई हो तब जब हम साइंस को स्टडी करें तो उसे स्टैटिक कहा जाता है। जो बॉडी चल रही हो तब स्टडी करें उसे डायनामिक कहा जाता है। याद रहेगा, यहां तक तो एक्चुअली सबको याद रहता है। इसके बाद जो तुम्हें बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। इस डायनेमिक के बच्चों दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। एक पार्ट होता है बच्चों, उसका नाम होता है काइनेटिक, और दूसरे का नाम होता है, एक का नाम काइनामेटिक। मैं जानबूझ के क्यों मिटा रहा हूं, क्योंकि आप बुक में भी ऐसा ही पढ़ेंगे, काइनामेटिक और काइनेटिक, ताकि आपको बुक पढ़ने में दिक्कत ना आए। जहां तक बुक की बात है, मैंने बताया था कॉलेज में बुक अलग अलग चलती है, बट जनरली अप्लाइड मैकेनिक्स की दिल्ली पॉलिटेक्निक में जो बुक चलती है वो एक ही उपाध्याय चलती है। ठीक है। हाँ, ध्यान रखना बच्चों, पॉलिटेक्निक के अंदर बुक्स जो है वो एनसीईआरटी नहीं होती। कई बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में समझते हैं यार राइटर के अकॉर्डिंग बुक्स आती हैं, जो राइटर होगा उसकी बुक कॉलेज में आपको बता दी जाएगी टीचर की। बट एक ही उपाध्याय इज सफिशिएंट फॉर अप्लाइड मैकेनिक्स। नाउ अब हम बात कर रहे हैं काइनामेटिक और काइनेटिक के बारे में ना। अभी समझो बच्चों, काइनामेटिक और काइनेटिक में फर्क क्या होता है। एक बात तो आपको समझ आ गई, जब बॉडी रेस्ट पर हो, बॉडी किस पे हो, रेस्ट पर, और तब उस पे लगने वाली फोर्सेस को स्टडी करें, स्टडी ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान रखना, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। और अगर बॉडी रुकी हो तब हम लोग उसको, रेस्ट पे हो तब उस पे लगने वाली फोर्सेस को स्टडी करें, तो उस वाली ब्रांच को क्या बोलते हैं, स्टैटिक, भूल मत जाना। इसके बाद बच्चों अगला आता है डायनामिक। डायनामिक में बच्चों दो पार्ट आते हैं, काइनामेटिक और काइनेटिक। कभी कभी हम लोग वर्ड नहीं समझ पाते, वो समझते हैं फटाफट से। देखो बच्चों, काइनामेटिक क्या होता है, जब हम लोग फोर्सेस को स्टडी करें, बॉडी के पूरे मोशन को स्टडी करें, लेकिन वो उसका मोशन किस वजह से हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। अच्छा, एक सिंपल सी मैंने बात समझते हैं आम भाषा में। अगर आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए आप कोई कार चल रही है या कोई बस चल रही है, तो बस या कार में कोई तो फोर्स लगा रहा होगा ना, इंजन फोर्स लगा रहा है। लेकिन या फिर अगर आप मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो बिना फोर्स के तो कोई नहीं चलता। तो होता क्या है, जब यहां पर हम स्टडी ऑफ मोशन, ध्यान सुनना, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, हम मोशन के सारे पैरामीटर पढ़ेंगे विदाउट स्टडी, विदाउट कॉज ऑफ मोशन। जिसको नहीं समझ आया दोबारा समझाता हूं, विदाउट कॉज ऑफ मोशन। सिंपल समझो बच्चों, जब हम लोग पूरे मोशन को, देखो मोशन बिना फोर्स के नहीं होगा, लेकिन हमने उस पूरे मोशन को स्टडी किया। पता है बच्चों, मोशन के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर आता है आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सबको पढ़ेंगे। यहाँ वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी इनिशियल फाइनल, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। बट बच्चों बात बताओ, हमने 9th में कुछ क्वेश्चन करे हैं, एक कार v की स्पीड से जा रही है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, इतना डिस्प्लेसमेंट किया, इतना विस्थापन उसने किया, लेकिन हमने कभी सोचा कि वो चल क्यों रही है, तो बल कहां से लगा, फोर्स कहां से लगा, क्योंकि हम वो ब्रांच कौन सी पढ़ रहे थे, काइनामेटिक। और जब हम बच्चों स्टडी ऑफ मोशन करें, मोशन को पढ़ें, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विद द कॉज ऑफ मोशन, विद द कॉज ऑफ मोशन, तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, काइनामेटिक। अब मैं थोड़ा समझा दूं आपको, कॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है बच्चों, फोर्स। इसमें फोर्स को स्टडी करेंगे, इसमें फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने बोला स्टडी ऑफ मोशन है और आप बोल रहे हो यहां फोर्स पढ़ेंगे, यहां फोर्स नहीं पढ़ेंगे। बच्चों क्या होता है, आपने अगर कभी एक सिंपल सा मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बीइंग को, सॉरी, जितने हमारे एनिमल्स हैं उनको कैटेगराइज करो। आपने 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पर हमने देखा कि हम लोग बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, हम लोग उस बायोलॉजी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ह्यूमन बीइंग की बायोलॉजी को हमने जूलॉजी बोल दिया,
जो प्लांट होते हैं उनकी बायोलॉजी को हमने बॉटनी बोल दिया। फिर उसके अंदर हमने और कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। बच्चों जब हम चीजों को, बहुत बड़ी चीज होती है ना, उसको एक साथ नहीं पढ़ सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो हमने इसी तरीके से फोर्स को स्टडी करने के लिए उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा। जब बॉडी रुकी हो तब क्या फोर्सेज लग रही है, तब एग्जांपल समझो। अगर मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाऊं, इस पे इधर भी एक फोर्स लगाऊं, इधर भी लगाऊं, रुकी होगी ना, ना तो इधर जाएगी ना इधर, तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी, स्टैटिक स्टडी, यानी स्टैटिक अप्लाइड मैकेनिक्स ना। अगर बॉडी पे फोर्स लग रही है, बॉडी मोशन कर रही है, लेकिन फोर्स को नहीं पढ़ेंगे, बाकी जितने पैरामीटर हैं जितने आएंगे वो सब पढ़ेंगे, तो उसे क्या बोले, काइनेमेटिक। इससे क्या रहता है, हमें आसान पड़ता है, ये हमें समझ आ जाएगा, फिर हम लोग इस वाले पे जाते हैं। तो ये स्टडी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। बात समझ आई आप लोगों को? चलिए, तो इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एक और वर्ड पे आते हैं। मैं सिर्फ वही वर्ड, देखिए लेक्चर तो मैं आपको 1 घंटे का बना दूं, लेकिन मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो बहुत बड़ा लेक्चर कर दूंगा तो ये फिजिक्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिक्स नहीं। अच्छा, एक मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं। कई बच्चों ने मेरे से पूछी थी इन्फॉर्मेशन कि सर ये मार्क्स कॉलेज के अंदर कैसे मिलते हैं। वैसे तो आपके सीनियर्स आपको बता देंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों क्या होता है, दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर आपके जो मार्क्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से चलते हैं। आपका जर्नल बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट कई बार वेरी भी करता है। मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करता हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट बच्चों 150 मार्क्स का होता है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 100 मार्क्स और आपके 50 मार्क्स। 100 मार्क्स बच्चों एक्सटर्नल के होते हैं, जो आपका एग्जाम होगा उसके होंगे। 50 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं, और मेरा मानना है इसमें आप जितने मैक्सिमम नंबर लाएंगे उतना अच्छा रहेगा। टोटल मिला के बच्चों आपको 60 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अगर 60 से कम आए तो आप पास नहीं होंगे। 100 मार्क्स का आपका एक बोर्ड एग्जाम होता है, जो सेमेस्टर के एंड में होगा, एक बोर्ड एग्जाम होगा। और इंटरनल मार्क्स को हमने अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। चलिए, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स और 10 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका सेशनल 1 एग्जाम होगा, इसके बाद 20 मार्क्स का सेशनल 2 एग्जाम होगा, और 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट या फिर अटेंडेंस के टीचर लगाएगा। ये टीचर पे डिपेंड, पूरे 50 मार्क्स टीचर पे डिपेंड करते हैं। इनके अंदर भी वही टॉपिक आएंगे सारे जो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो जो बच्चे पूछ रहे थे, और 60 नहीं, आपको तो मैक्सिमम लाने हैं, 60 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो बच्चों इसके बाद हम लोग एक और वर्ड पे आते हैं, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चे ना भूल जाए, कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा अप्लाइड मैकेनिक्स, द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी। रुका हुआ तो स्टैटिक, बॉडी अगर चल रही तो डायनामिक। डायनामिक में जब फोर्स को छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर को स्टडी करें तो काइनेमेटिक। जब हम लोग फोर्स को भी स्टडी करें तो काइनेटिक। चलिए, अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, और इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आता है, रिजिड बॉडी। 10 साल से तो मैं देख रहा हूं। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, रिजिड बॉडी क्या होती है। चलिए एक सिंपल समझते हैं। देखो एक बात और, दुनिया में कोई रिजिड बॉडी कभी होती नहीं है। रिजिड शब्द का जो बच्चों मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाने के बाद भी ना उस ऑब्जेक्ट में कोई शेप और साइज में चेंज ना हो। मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए एक ज्योमेट्री बॉक्स का एग्जांपल लेके समझाता हूं। मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स है, अब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, बट ना तो उसकी शेप चेंज हो रही है ना इसका साइज चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा रिजिड बॉडी है। लेकिन अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं तो हो जाएगा ना। इसका मतलब अलग अलग सिचुएशन के अंदर। दूसरा मैं तुम्हें एग्जांपल के रखा हुआ है, मैंने ये एक चिमटी रखी हुई है, देखो ये, इसको, इसका शेप चेंज, साइड्स मतलब वो चेंज हो रही है ना शेप बार बार, जब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरे फोर्स लगाने से अगर शेप चेंज होती है तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी बच्चों क्या होती है, ठीक है, विच डू नॉट चेंज इट्स शेप और साइज, विच डू नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज by action of under the action of forces। तो अगर आप किसी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पर वो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करते बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। फटाफट इसको उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बच्चों हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे, आफ्टर रिजिड बॉडी। अब हम समझेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके सेशनल एग्जाम्स के अंदर और आपसे वाइवा के अंदर टीचर इवन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपने यहाँ पर लिख दिया है एज इट इज, जो मैंने लिखा है आप यही एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। देखो बच्चों, मास क्या होता है, आपकी बॉडी जो कंटेन करे, जैसा मैटर आपके पास है, जो पदार्थ आपके पास है बच्चों, वो आपका मास होता है।
और जब उस पदार्थ को अर्थ, मून, कोई भी दूसरा ग्रह अपनी तरफ खींचता है जिस फोर्स के साथ, उस फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। तो कभी कभी चीजें इतनी जल्दी समझ नहीं आती हैं, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएगी। अभी इतना समझिए कि मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय बॉडी, जितना वो, अच्छा दूसरा ये देखो एक बात इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि ये क्वांटिटी बॉडी के अंदर है तो कभी चेंज नहीं होगी भाई। अगर आप मान लीजिए 60 kg के, ध्यान रखना 60 kg के हैं, ठीक है, तो आपका मास अगर 60 kg है, मास बोल रहा हूं मैं, तो ये हमेशा 60 kg रहेगा, आप अर्थ पे रहे, मून पे रहे, कहीं रहे, आप 9th में पढ़ा भी होगा। सेकेंडली, इट ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, आप अर्थ पे रहे, मून पे रहे, कहीं भी रहे, इवन अर्थ पे भी आपको पता होना चाहिए कि वेट आपका बदल जाता है, मैं बताऊंगा कैसे। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, तो इसका अपोजिट कर दो। ये क्या होता है, ये वो फोर्स होती है बच्चों, पता है वेट क्या होता है, आप जिस फोर्स से अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है उस फोर्स को वेट कहते हैं। तो देखना, वेट एक फोर्स होता है, मास फोर्स नहीं होता, ठीक है। तो वेट क्या है, एक प्रकार का फोर्स होता है। नाउ इट इज अ फोर्स विद विच अ बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। नाउ इट इज वेरीज प्लेस टू प्लेस। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप अर्थ की बात करें तो पहली बात तो जो अर्थ गोल नहीं होती, अर्थ कैसी होती है, अंडाकार होती है। अर्थ में इस वाले पॉइंट को बच्चों इक्वेटर कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। तो यहां पर जो जी की वैल्यू आती है, आपके वेट होता है, यहाँ पर जी आता है आपका 10, तो आप जब वेट निकालेंगे तो m इंटू जी, अच्छा फॉर्मूला लिखना भूल गया इसका मैं, m इंटू जी फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर जी की वैल्यू आती है बच्चों 9.8। हम लोग यहाँ रहते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो इसका मतलब अर्थ पे भी वैल्यू बदल जाती है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी। अब क्योंकि जी की वैल्यू बदल रही है, क्योंकि जी बढ़ रहा है, मास तो चेंज सेम रहेगा, तो वेट भी बढ़ता है। इसलिए अगर आपसे कोई टीचर पूछे बाई चांस एग्जाम में आ जाए कि इक्वेटर और पोल कहां पर मास, आप कहां पर वेट आपका ज्यादा होगा, मास कहां ज्यादा होगा, मास हर जगह बराबर होगा, पर जहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां वेट, इसका मतलब पोल पे आप ज्यादा भारी महसूस करेंगे एज कंपेयर टू इक्वेटर जहां पर हम रहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बच्चों इट रजिस्ट द चेंज ड्यू टू द इनर्शिया। एक सिंपल समझो, चेंज का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई 16 टायर का ट्रक है, अब 16 टायर का ट्रक बच्चों अगर रुका हुआ है तो चलाना बहुत मुश्किल है, और चल रहा है तो उसको रोकने के लिए बहुत फोर्स चाहिए, क्योंकि जिसका वेट बच्चों इतना ज्यादा होता है ना, वो अपनी स्टेट, अपनी कंडीशन को मेंटेन रखता है। तो जितना भारी ऑब्जेक्ट, इसे ही बच्चों इनर्शिया कहते हैं हम लोग। इनर्शिया कुछ अलग मीनिंग नहीं जो बच्चों ने हमने पढ़ा। इनर्शिया का मतलब है आप जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, अपनी कंडीशन को चेंज करना नहीं चाहते। अगर आप चल रहे हैं तो चलते रहना चाहते हैं, रुके हैं तो रुके रहना चाहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, जितना आपका मास ज्यादा होगा उतना आपका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ये क्या कहता है, रजिस्ट द चेंज, चेंज को रजिस्ट करता है स्टेट ड्यू टू द इनर्शिया, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट है आपकी, स्टेट का मतलब बच्चों स्थिति, मोशन की है कि रेस्ट की है। इसके बाद इसकी यूनिट केजी होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। जिसको नहीं पता सिंपल समझो, स्केलर वेक्टर दो क्वांटिटी होती है, उनके अंदर स्केलर क्वांटिटी वो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अमाउंट कितना है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि आपका वेट हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इसके बाद ये जो क्या कहते हैं वेट जो होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इस मार्कर को लिया, छोड़ दिया, ये मोशन में क्यों आया, ये मोशन में आया क्योंकि इसका वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब जो मोशन प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस मोशन, वो मोशन प्रोड्यूस करता है वेट आपका, और क्योंकि ये फोर्स है इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, ये बहुत मुश्किल तो नहीं था, फिर मैंने समझा दिया, ये पूरा आप प्लीज लिख लीजिएगा। तो इस चैप्टर का मैं फटाफट से आपको एक दे देता हूं समराइजेशन की, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, फटाफट लिख लेते हैं उसको। चलिए बच्चों, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी, ठीक है। इसके हमने ब्रांचेस पढ़ी कि दो टाइप की होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक दो टाइप का होता है, काइनेटिक, काइनेमेटिक। काइनेटिक में हम लोग फोर्स को भी स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक में फोर्स छोड़ के बाकी मोशन को स्टडी करते हैं जो फोर्स की वजह से हो रहा है। रिजिड बॉडी क्या होती है, अपना शेप और साइज चेंज ना करे अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद बच्चों दो तरह की यूनिट और समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने दुनिया में 7 फंडामेंटल यूनिट होती है बच्चों, उसके बाद उन 7 से मिलकर जितनी बनती है वो सारी होती है ड्राइव यूनिट, ठीक है। तो ये हम लोग, और इसके अलावा यूनिट सिस्टम एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, ये हम लोग सेपरेट लेक्चर डालेंगे, वो 11th फिजिक्स का और आपका कंबाइंड लेक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट एंड डायमेंशन। तो उस लेक्चर के अंदर, सेपरेट लेक्चर के अंदर हम लोग कर लेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को यहीं पर हम लोग रोकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिए, देखते रहिए। ओके, बाय बाय, और क्वेश्चन जरूर पूछते रहिए।